हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नोत्तर नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को करा दिया था। ठीक है, डिटेल से मैंने इसको हल कराया था और अच्छे से समझाया था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सवालों को कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहना अंत तक। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें हमें दो संख्याओं का अंतर करा है, लेकिन ये दो संख्या हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, x तथा y है। अब देखिए यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक, देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है हमें माइनस का चिन्ह। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाव। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि ये संख्या इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। देखिए x - y बराबर 26। ठीक है, हमें दो समीकरण लाना है, दोनों समीकरणों की सहायता से इसे हल करना है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, ये होगा हमारा पहला समीकरण। फिर देखिए किताब में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये तो मैंने कह लिया, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। गुनी का मतलब होता है गुणा। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी कि मान के चलिए आप x जो है y x संख्या का 3 गुनी है, यानी कि x बराबर 3y, 3 गुणा y। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये जो x है, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो हमें y का मान पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हमने देखिए जहाँ x है, x के स्थान पर हमें 3y रखना है। ठीक है, समीकरण 1 में, तो यहाँ से हो जाएगा 3y - y = 26। ठीक, अब देखिए 3y में से एक y चला गया, यहाँ से बचेगा 2y बराबर 26। तो y का मान हमें निकालना है, तो y बराबर 26/2 को पक्षांतर कर दीजिए, ये जाएगा 2, तो y बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, इसे काटेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा। अब देखिए y का मान तो हमें फाइनली पता हो गया, लेकिन अब x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में y का मान हमें रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर y का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। देखिए समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3 गुणे y के स्थान पर 13 रखना है। ठीक है, 13, तो यहाँ से x = यहाँ 13 × 3 = 39। ठीक है, तो फाइनली हमें जो है y का मान और x का मान हमें पता हो गया। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों कोणों को हमें ज्ञात करना है और दो संपूरक कोण है वे। ठीक है, इसमें बड़ा और छोटा है, जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें कोण नहीं ज्ञात है, संपूरक कोण, तो हमें मानना पड़ेगा दोनों कोणों को। ठीक, जैसे मैंने सवाल 1 में किया था। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं मान लेता हूँ। दूसरा सवाल है, माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण
बड़ा और छोटी की बात कर रहा है, ठीक है। बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि देखिए बड़ा कोण बराबर, यहाँ से लिख लेंगे हम, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। 18 तो बड़ा कोण हमने माना है x बराबर छोटा कोण माना है हमने y प्लस 18, ये हो गया समीकरण 1 हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और है, हमें दूसरा समीकरण नहीं दिया है लेकिन हमें दो संपूरक कोण दिया है, तो दो संपूरक कोणों का योगफल होता है 180 अंश। यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 अंश। क्यों, यहाँ लिख लीजिए संपूरक कोण, ठीक है। क्यों 180 अंश है, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योगफल जो होता है, योगफल मैंने दो संपूरक कोण माना, इनका योगफल कर दिया 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने फाइनली जो है दो समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हमें x और y का मान निकालना है। यहाँ देखिए x बराबर दिया है y प्लस 18। अब समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए ये x है, x का मान है y प्लस 18, तो यहाँ x के स्थान पर लिख दीजिए y प्लस 18। y प्लस 18 प्लस के बाद कितना है y बराबर 180। यहाँ देखिए y कितना हो जाएगा 2y बराबर 180। 18 को पक्षांतर कर दीजिए, यह प्लस 18 हो जाएगा माइनस 18, ठीक है। तो देखिए 2y बराबर इसे माइनस कर दीजिए, यानी कि यहाँ से 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से 10 में से 8 गया 2, 7 से 162 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से y बराबर हमारा आ जाएगा 162/2, तो y बराबर हमारा फाइनली क्या हो जाएगा 2 8 16, यानी कि ये हो जाएगा 81 अंश। y का मान हमें पता चल गया कितना 81 अंश। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, किस लिए, हमें y तो मान पता चलेगा लेकिन x का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए अब लिख दीजिए यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब y का मान हमें प्राप्त हुआ है 81, तो यहाँ पर 81 रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा x बराबर y के स्थान पर 81 प्लस 18, तो ये x बराबर यहाँ से जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली हमें जो प्राप्त हो गया, यहाँ से हमें फाइनली प्राप्त हुआ है x इज इक्वल टू 99 डिग्री और y इज इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है। वेरी इजी, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम है कोई, तो एक क्रिकेट के टीम के कोच में 7 बल्ले, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। कह रहा है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें नहीं ज्ञात है, तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार रहेगा हमारा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखिए यहाँ से माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य मान के चलते हैं हम x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य
वाई रुपये है। ठीक है, प्रत्येक गेंद का मूल्य वाई रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, तो ये देखिए प्रथम प्रश्नानुसार में कह रहा है। ठीक है, तो प्रथम ही प्रश्नानुसार में कह रहा है ये कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने में खरीदी, 3800 रुपये में। ठीक है, 7 बल्ले, लेकिन एक बल्ले का मूल्य x रुपये, 7 बल्ले का मूल्य 7x प्लस एक गेंद का मूल्य y। ठीक है, एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का मूल्य 6y, 6y बराबर कितने, 3800 रुपये में मैंने खरीदा। समीकरण 1 मिल गया, 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसी प्रकार दूसरा समीकरण, द्वितीय प्रश्नानुसार। ठीक है, इसी प्रकार देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार में कह रहा है, इसमें कह रहा है, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें कह रहा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। ठीक है, मतलब 3x प्लस 5y, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें बराबर 1750 में खरीदी। समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 2 बन गया। तो इसे हम प्रतिस्थापन, देखिए एक बात मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 मिनट। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण यूँ बनाई, यानी जिस प्रकार तीनों सवाल में बनाया रैखिक समीकरण उसी तरह बना लेना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, चूँकि हम इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं तो प्रतिस्थापन विधि से इसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो यही था, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आगे भी विलोपन विधि है और वज्रगुणन विधि है, तो अगली प्रश्नावली में विलोपन विधि हम पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि, यहाँ से देखिए हम अगर x का मान निकालें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ से देखिए x का मान निकालना हमें। ठीक है, तो पहले 7x को इधर ही रहने देते हैं, 6y को 75 कर देते हैं, तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। ठीक, अब देखिए x का मान निकालना है, तो इधर गुणे में तो इधर जाएगा बट्टे में 7, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे में 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ फाइनली हमें x का मान प्राप्त हो गया। चूँकि इसमें y है, केवल ही अंक होना चाहिए, तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 2 में, यहाँ 2 है। ठीक है, तो समीकरण 2 में हमने रखा, देखिए x के स्थान पर पहले 3 है तो 3 हम लिख लेंगे। ठीक है, x के स्थान पर इतना पूरा वैल्यू हमें रख देना है, तो रखेंगे 3800 माइनस 6y बट्टे में 7, आगे क्या है 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसे हम हल कर लेंगे तो हमें y का मान पता चल जाएगा। देखिए 3800 से 3 में गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, फिर 3 3 9 2 11 माइनस कीजिएगा 6 3 18 y। ठीक है, प्लस ये जाएगा हमारा 5y बट्टे में 7, ये जाएगा बराबर 1750। ठीक है, ऐसा इसका हम लासा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका लासा 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से इतने में पूरा वैल्यू में गुणा करेंगे तो इतना पूरा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 से 1 में भाग देंगे 7 आ जाएगा, और 7 से 5 में गुणा करेंगे तो 7 बचे 35y। आपको गुणा भाग के नियम या रूल पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सवालों को हल कर पाएंगे। बराबर 1750। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 11400। ठीक है, यहाँ से देखिए 35y में से 18y घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 27y, इसको आप घटा लीजिएगा, 35 में से 18 गया 27y बचेगा, 15 में से 8 गया 7, 2 में से गया यहाँ से आ जाएगा 17
ठीक है, यहाँ से 2 बचा तो 2 में से गया 1, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर इसका इसमें गुणा कर दो, तिरछा गुणा 0, 7 पचे 35 की 5 हाथ लग, ठीक है, 7 पचे 35 हासिल 3, 7 से 49, 50 के 52, 52 के 2, ठीक है, 5, 7 5 12। ठीक है, अब इन चूंकि हमें y का मान याद करना है तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 17y ले लेते हैं, इसे पक्षांतर कर देते हैं उस तरफ, तो ये जाएगा 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, देखिए अब y का मान क्या ज्ञात करेंगे, इसको घटा दीजिए, बट्टे में 17 लिख दीजिए, तो घटाने पे आया 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया, ठीक है 5, यहाँ से आ जाएगा 12 में से 8 8 शून्य, ठीक है, बटा 17। अब देखिए y बराबर हमारा आ जाएगा 17 पच्चे 85, यानी कि 50 आया, 85। ठीक है, यानी कि फाइनली हमें y का मान जो पता चला वो है 50। ठीक है, y का मान क्या हुआ 50 हुआ। ठीक है, देखिए अब हम ज्ञात करेंगे x का मान। ठीक है, ये x का, अब y का मान हमें पता चला है तो y का मान समीकरण हम किस में रखेंगे, ये जो मैंने बनाया था x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू रख देंगे तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम कोई समीकरण का नाम देते हैं, समीकरण 3 इसे देते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, यहाँ से देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण देखिए y का मान हमें 50 आया है, तो समीकरण 3 में हम रख देते हैं। यहाँ से देखिए x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50, ठीक है, बट्टे 7, इसे हल कर लेंगे तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30, यहाँ जाएगा 300 बट्टे के 7, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 3500 बट्टे 7। ठीक है, यहाँ से जाएगा x बराबर 7 पच्चे 35, 500। ठीक है, तो फाइनली हमें x का भी वैल्यू पता लग गया, यानी कि x का वैल्यू आया 500 और y का वैल्यू आया 50। तो x को मैंने शुरुआत में क्या माना था, देखिए x को मैंने शुरुआत में माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो यानी कि जो x आया है ये x, ये बल्ले का मूल्य है। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये, तथा ये 50 क्या मतलब गेंद का मूल्य, मतलब प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में, इसे ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया है, यानी कि एक मतलब टैक्सी का निश्चित भाड़ा है, ठीक है, नियत भाड़ा है, उसमें और अतिरिक्त कुछ भाड़ा और अतिरिक्त जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है अगला, कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा अगर 105 रुपये, यानी कि अगर आप 105 यानी कि आप 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो उसका भाड़ा 105 रुपये है। अगर 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 155 आपको भाड़ा लगेगा। ठीक है, कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि उसका नियत भाड़ा क्या है। शुरुआत में मैंने अतिरिक्त जोड़ा था, तो अतिरिक्त छोड़ करके नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि 1 किलोमीटर चलने में भाड़ा कितना लगेगा। आगे क्वेश्चन एक और है, कह रहा उसी में, कह रहा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें ज्ञात होगा कि 1 किलोमीटर में कितना भाड़ा लगेगा, तब उससे हम 25 किलोमीटर में बता देंगे। चूँकि 1 किलोमीटर में जितना भाड़ा लगेगा उसी का गुणा हम 25 में कर देंगे, हमारा 25 किलोमीटर में भाड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें देखिए क्या नहीं याद है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, इन दोनों को अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से हम अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे, हमारा समीकरण भी बन जाएगा। तो हम पहले माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तभी आपको आएगा। देखिए
यहाँ पर हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पर मानते हैं माना नियत भाड़ा, कैसा भाड़ा, नियत भाड़ा x रुपये तथा ठीक है किलोमीटर प्रति भाड़ा कितना है, मान लिया मैंने y रुपये है, ठीक है। ये मैंने मान लिया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है, ठीक है। यानी कि देखिए 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, यानी कि यहाँ से प्रथम प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है। पहले प्रश्नानुसार या लिख सकते हैं प्रथम प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी तय करने में 105 रुपये लगता है, यानी कि x प्लस कितना किलोमीटर, 10y, यानी कि 10 किलोमीटर बराबर। देखिए चूँकि मैंने ये भाड़ा लिखा है, भाड़ा यहाँ लिखा है प्रति किलोमीटर, यहाँ प्रति किलोमीटर, अब किलोमीटर में 10 दिया है, इसलिए मैंने y के स्थान पर y के गुणांक 10 लिखा है, ठीक है। चूँकि किलोमीटर को मैंने माना है ना, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने माना है किलोमीटर प्रति भाड़ा, यानी कि जो यहाँ वैल्यू आएगी किलोमीटर में, तो हमें किताब में दिया था 10 किलोमीटर, इसीलिए मैंने लिखा 10y बराबर कितना है, 105 रुपये। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। इसके बाद देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार में कहता है कि 15 किलोमीटर दूरी तय करने में 155 रुपये लगता है, ठीक है। यानी कि द्वितीय प्रश्नानुसार कहता है कि 15 किलोमीटर दूरी तय करने में 155 रुपये लगते हैं, यानी कि x प्लस 15 किलोमीटर 15y बराबर 155, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों से हमें अपना क्वेश्चन मतलब x और y को प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं या इन दोनों को घटा सकते हैं, ठीक है, जिस विधि आपको सुटेबल लगे। देखिए मैं यहाँ x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालिए, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 3। तो अभी यही x का मान समीकरण 2 में हमें रख देंगे। तो देखिए x का मान, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से मैंने इस मान को निकाला है, 2 में पुट करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर देखिए x के स्थान पर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस कितना 15y बराबर 155, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से देखिए 105 को हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, बचेगा कितना माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, माइनस में आएगा 105, ठीक है। अब देखिए 15y में से 10y गया, कितना बचा 5y। अब मैंने माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये बड़ी संख्या का चिन्ह अक्सर आगे लगता है, ठीक है। बराबर देखिए 5 में से 5 गया 0, 50, ठीक है। अब देखिए y का मान आ जाएगा हमारा 50/5, यानी कि y बराबर 5 दाह में 50, ये कि 10 आया, ठीक है। फाइनली जो हमारा y बराबर कितना आया 10, ठीक है। अब इसी y का मान समीकरण आप 3 में रख देंगे, ठीक है। यहाँ से मैं रख देता हूँ y का मान समीकरण 3 में ना, 3 में रखने पर 3 है, 3 में हम रख देंगे। तो 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y के स्थान पर 10, ठीक है। यहाँ से हम हल कर लेते हैं, x बराबर 105 माइनस 10 दाह में 100। अब देखिए आगे देखिए
x बराबर 105 से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो फाइनली हमें x और y का मान पता चल गया। ठीक है, x बराबर 5, y बराबर 10। ठीक, देखिए इसमें एक और क्वेश्चन था, इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है, देखिए मैं आपको किताब दिखाता हूँ। देखिए इसमें कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। ठीक है, अब ये जो x और y के मान आए हैं, ये देखिए मैंने माना था नियत भाड़ा x, यानी कि x का वैल्यू जो आया है वो नियत भाड़ा है, y का वैल्यू आया है प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि लिखना जरूरी है कि कौन सा वैल्यू क्या आया है। ठीक है, तो अतः यहाँ से लिख देंगे, अतः नियत भाड़ा कितना है, x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू 5 है। ठीक है, x का वैल्यू 5, यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपये तथा किलोमीटर प्रति भाड़ा कितना आया है, y बराबर 10 रुपये है। किलोमीटर प्रति भाड़े का मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये। अब अगले क्वेश्चन में मतलब पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना भाड़ा लगेगा। अगर 1 किलोमीटर मतलब यात्रा तय करने में 10 रुपये लगता है तो 25 किलोमीटर कितना लगेगा, तो 10 गुणे 25 करेंगे। यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर यात्रा तय करने में अगर हमें 10 रुपये लग रहा है, ठीक है, इसी प्रकार 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना लगेगा, यहाँ से लगेगा 25 गुणे 10 बराबर 250 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे, अतः 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा समय, तय करने में, तो इस समय नहीं पूछ रहा है, तय करने में 250 रुपये लगेंगे, जो कि हमें प्रश्न में पूछ रहा था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब आगे कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब कह रहा है वह भिन्न बताइए, मतलब भिन्न हमें नहीं ज्ञात है। ठीक है, तो हम भिन्न को पहले मानेंगे। भिन्न का मतलब भिन्न में अंश और हर होता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, तो माना अंश कितना है x तथा हर y है, तब वह भिन्न कितना हो जाएगा, x/y होगा। ठीक है, मान लिया मैंने अंश x तथा हर y है, तब वह भिन्न x/y हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले प्रश्नानुसार में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया तो वह बराबर में 9/11 हो जाती है। द्वितीय प्रश्नानुसार में कह रहा है अंश और दोनों में हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, बार बार किताब सामने लाने में दिक्कत होती है, तो मैं देख लीजिए। पहले कह रहा है, तो पहले का मतलब यहाँ प्रथम प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जान जाता है कि किस प्रकार से लगा है या फिर ये समीकरण आया कहाँ से। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार कह रहा है अंश और हर दोनों में कितना, देखिए मुझे भिन्न कितना है x/y, तो कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें भी +2 इतने भी +2, तो बराबर में यह 9/11 हो जाती है। ये कह रहा है। अब इसे हम हल कर देते हैं, एक सिंपल समीकरण के रूप में इसे हम लाते हैं। ठीक है, तो तिरछा गुणा कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 11x + 2, इसका इसमें गुणा कर देते हैं बराबर y + 2। अब इसका बारी बारी से गुणा कर देंगे, 11x + 22, 11 × 22 बराबर 9y + 9 दूना 18। ठीक है, ये y है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। अब देखिए आगे x और y की वैल्यू को एक तरफ ले लेंगे,
11x 9y को इस तरफ लाएंगे तो यानी कि 9y, ठीक है, बराबर 18 माइनस 22। यहाँ से 11x माइनस 9y बराबर, देखिए 18 4 22 यानी कि -4 आया, यानी कि फाइनली ये समीकरण हमारा 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, ठीक है, यानी कि अंश में भी 3 जोड़ो और वाई में भी 3 जोड़ो, बराबर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/6। अब इसको भी हल करके सिंपल सा समीकरण के रूप में लाओ, ठीक है, तिरछी गुणा कर देंगे हमें, त्रियक गुणा, तो ये जाएगा 6x + 3 बराबर इसका गुणा 5y + 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाएगा 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15, ठीक है। अब x और y को एक तरफ लाएंगे, 6x - 5y बराबर 15 - 18, ठीक है। इसको +18 को मैंने उधर ले गया, -18 गया, तो 6x - 5y बराबर, देखिए यहाँ से हो जाएगा -3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है, हमें 2 समीकरण जो है प्राप्त हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हमें x और y की मान को निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ मैं पेज ले लेता हूँ दूसरा, ठीक है। पहले देखिए समीकरण देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 11x बराबर -4 + 9y, -4 इधर ही रहने दिया, -9y को 75 किया, +9y हुआ, ठीक है। अब ओनली x का मान निकालना है, केवल x का मान, तो x बराबर हो जाएगा -4 + 9y, x गुणे में है तो भागी में हो जाएगा /11। इसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए x का मान कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो इसे हम दूसरे पेज में रखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से मैं लिखता हूँ समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 का मान यानी कि x स्थान पर, यहाँ x है तो x के स्थान पर इतना पूरा वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 है तो मैंने 6 लिख लिया। अब x के स्थान पर इतना पूरा वैल्यू लिखने है, -4 + 9y/11, आगे क्या है -5y बराबर -3। अब इसी को हल कर लीजिए, आपको पता चलेगा y का मान, ठीक है। देखिए 6 चौक 24 -24 प्लस 6 9 54 54y बट्टे में 11 -5y बराबर -3, लासा ले लीजिए, आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 11 से 11 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का इस पूरे वैल्यू में गुणा करेंगे, इतना पूरा वैल्यू आएगा, ठीक है। -24 प्लस 54y माइनस में ये जाएगा, 1 से 11 में भाग देंगे, 11 आ गया, 11 × 5 = 55, 55y बराबर -3। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे। उससे पहले देखिए यहाँ से देखिए 55 है, यहाँ 54 है, यानी कि 55y में से 54y चला गया, 1y बचागा, लेकिन माइनस के चिन्ह लगेगा, ठीक है। -24 - y जो कि 55 बड़ी है ना, बराबर 11 × 3 = 33 -33। अब ये वैल्यू किसका निकालना है, मतलब y का, तो इस पूरे -24 को 75 कर देते हैं, -y बराबर -33 + 24 -y = देखिए 33 में से 24 गया, देखिए 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 3 33, यानी कि 6 3 9 -9, ठीक है।
24 6 30 6 3, ठीक है, माइनस से माइनस कटा, y बराबर 9, ठीक है। तो फाइनली हमें y का मान 9 प्राप्त होगा, ठीक है। ये देखिए अब y का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। यहाँ से देखिए चूँकि y का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में, या ऐसे लिख सकते हैं 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान यानी कि जहाँ y है वहाँ 9 रखना है, ठीक है। देखिए x बराबर -4, s इक्वल टू -4 गुणे 9 गुणे, देखिए 9 गुणे 9 अपॉन में कितना है 11 है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखिए x इज इक्वल टू -4, यहाँ से देखिए सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है। कैसे 9 बट्टे में 11, ठीक है। x बराबर यहाँ कितना आएगा, यहाँ से आएगा 4 में से 11, सॉरी यहाँ से 81 में से 4 घटाएं तो 11 में से 4 गए, ठीक है। तो देखिए 11 में से 4 गया, हमारा बचेगा 7, ठीक है, 7 4 11, तो ये 7 बचा। अब यहाँ हासिल कितना, सॉरी यहाँ से एक उधार गया था, ठीक है, कैरी गया था, यहाँ से बचा 7 बट्टे 11, तो x इज इक्वल टू 7, 11 7 77। तो फाइनली हमें जो x का भी वैल्यू मिल गया। तो हमें शुरुआत में माना क्या था, भिन्न, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने भिन्न माना था, भिन्न हमें ज्ञात करना था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मैंने भिन्न x बटा y माना था, तो यहाँ x का वैल्यू रख देंगे, यहाँ y का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः वह भिन्न, मैंने माना था क्या x अपॉन y, तो बराबर ये हो जाएगा x का वैल्यू 7 अपॉन y का वैल्यू मैंने 9 निकाला है, देखिए 9, 7 अपॉन 9। तो फाइनली ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट भी है। कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने प्रश्नावली 3.1 में बताया था, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर ये देखिए पहले प्रश्न कह रहा है, इसीलिए मैं लिखता हूँ पहले प्रश्नानुसार या प्रथम प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद कह रहा है, फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व, देखिए बाद के लिए प्लस लगता है, पूर्व के लिए माइनस लगता है, इस बात का खास ध्यान रखें। बाद के लिए इस बात का खास ध्यान रखें कि बाद के लिए प्लस लगता है और पूर्व के लिए माइनस, ठीक है। कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, किनकी, जैकब और पुत्री, ठीक है। तो वर्तमान आयु तो हमें पता नहीं है, तो हमें तो मानना तो पड़ेगा ही वर्तमान आयु, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना जैकब की आयु x वर्ष है, ठीक है, और पुत्री की आयु y वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। माना जैकब की आयु, वर्तमान आयु पूछा ना, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या पुराने रूल्स वही, यानी कि प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि, ठीक है, देखिए यहाँ से प्रथम प्रश्नानुसार,
प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, ये मैंने लिया प्रथम प्रश्नानुसार। अब आपको मैं फिर से दिखाता हूँ कि प्रथम प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है। प्रथम प्रश्नानुसार में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब देखिए, पहले 5 वर्ष बाद ही दोनों की आयु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कितनी गुनी थी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद बात कर रहा है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद पहले हम आयु ज्ञात कर लेते हैं। किसकी आयु? जैकब की आयु। जैकब की आयु। और किसकी आयु? पुत्री की आयु। पुत्री की आयु। पहले 5 वर्ष बाद हम दोनों की आयु ज्ञात कर लेते हैं, फिर गुनी भी करेंगे। जैकब की आयु मैंने वर्तमान में माना था x, तो बाद क्या हो जाएगा? x + 5। बाद के लिए प्लस लगता है, मैंने बताया, यहाँ से लिख देता हूँ। बाद के लिए प्लस, ठीक है, और पूर्व के लिए माइनस। ठीक, देखिए 5 वर्ष बाद तो x + 5। पुत्री की आयु मैंने y वर्ष माना है, तो 5 वर्ष बाद y + 5 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगा x + 5, यानी कि जैकब की आयु जो है पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 गुनी y + 5। ठीक है, देखिए x + 5 = गुणा कर लीजिए, 3y + 3 × 5 = 15। ओके, यहाँ से देखिए x वैल्यू और y वैल्यू को एक तरफ लाएंगे, x 3y को इस तरफ लाएंगे तो -3y बराबर 15। 5 को उधर ले जाएंगे -5। पक्षांतर करना आप जानिए। देखिए x - 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब प्रथम प्रश्नानुसार से मैंने समीकरण नंबर 1 निकाला। अब इसी प्रकार द्वितीय प्रश्नानुसार से हम समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। द्वितीय प्रश्नानुसार। ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार से हम समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। देखिए दूसरी समीकरण में मतलब प्रश्न हम कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। इसमें 3 गुनी थी, इसमें 7 गुनी हो जाएगी। कब 7 गुनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व मैं जैकब की आयु और पुत्र की आयु ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ठीक, देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ तो बाद था, यहाँ पूर्व है, तो पूर्व हम पहले ज्ञात कर लेंगे जैकब की आयु। जैकब की आयु, फिर किसकी आयु? पुत्री की आयु। पुत्री की आयु। ठीक, देखिए जैकब की आयु कितनी है? वर्तमान में मैंने x माना था, तो पूर्व क्या हो जाएगा? x - 5 वर्ष। इसी प्रकार y - 5 वर्ष। अब इसमें कितनी गुनी कह रहा है? 7 गुनी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x - 5 = 7 y - 5। इसी को हल कर लेंगे, हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। ठीक है, x और y की वैल्यू की एक तरफ, x - 7y बराबर 35, माइनस में है -35, इधर -5 उधर आएगा +5। ठीक है, x - 7y बराबर यहाँ से हो जाएगा 30। 35 में से 5 गया 30, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस, तो -3 हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरणों से हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10 + 3y, -3y को पक्षांतर करेंगे तो +3y। समीकरण 1 से x बराबर आया 10 + 3y। अब इसी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है,
एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। एक्स के स्थान पर 10 + 3y, 10 + 3y माइनस 7y बराबर -30। ठीक, देखिए 7 में से 3 गया 4, -4 आ जाएगा, -4y = -3, इसे +10 है, उधर जाएगा -10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सॉरी y है ना, तो y = यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये जाएगा -40 बट्टे -4, माइनस से माइनस कैसे 4 × 40, यानी कि फाइनली हमें y = 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, y = 10 हमें पता हुआ। अब देखिए जब मैंने y = 10, फाइनली हमारा आंसर y = 10। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, ठीक है, देखिए y का मान समीकरण, इसका समीकरण हम स्टार देते हैं, कुछ भी समीकरण देते हैं, तो y का मान समीकरण स्टार में रखने पर, किस लिए, x का मान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, y का मान समीकरण स्टार बना दीजिए में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या आया है हमारा 10, सॉरी y, समीकरण y का मान 10 आया है, तो यहाँ से y के स्थान पर 10, यानी कि x = 10 + 3 × 10। ठीक है, यहाँ से जाएगा x = 10 + 10 दिया 30, x = 30 × 10 = 40। तो फाइनली हमें x का मान भी पता चल गया। अब शुरुआत में मैं आपको दिखा दूँ, मैंने जैकब की आयु क्या माना था, x वर्ष, और पुत्री की आयु y वर्ष, अतः जैकब की आयु 40 वर्ष, जो कि बड़ा है ना, और पुत्री की आयु y का वैल्यू कितना आया था 10 वर्ष, पुत्री की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सभी चैप्टर को कवर करूँगा और आसान डिटेल्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।